हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उस पुराने चैप्टर को जो हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा था। लास्ट वाले वीडियोस में हमने आर्गन सिस्टम्स को डेवलप करके एक ऑर्गेनिज्म में बना दिया था। तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि दुनिया में जितने टाइप के सेल्स होते हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दिखते हैं। क्वेश्चन तो ये था, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए इसीलिए एक टॉपिक बना सेल शेप एंड साइज, यानी सेल का आकार कैसा और सेल कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो देखिए दुनिया में जो सेल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, उनमें से कुछ सेल्स के टाइप्स आपको बुक्स में दिए गए हैं। तो मैंने उनके पिक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो चलिए बताता हूं एक एक करके। जैसे सेल की बात करते हैं, कुछ सेल होते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल सेल में आपने एक सेल देखा होगा, ये रहा हमारा एक सेल। ये एक स्फेरिकल बिल्कुल फुटबॉल के आकार का होता है, इस नाते इसको स्फेरिकल कहते हैं। उसके बाद कुछ सेल्स होते हैं स्पिंडल। स्पिंडल मतलब होता है भाला। भाला मतलब जिसके सिरे पॉइंटेड हों। तो देखिए पॉइंटेड एंड वाले। तो ऐसे मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स फाइबर। आप कहेंगे सर स्मूथ मसल्स फाइबर क्या होता है? देखिए आपके बॉडी में मसल्स दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसी मसल्स होती है कि जो आपकी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे मेरे हाथ में जो मसल्स है, मैं चाहूंगा मैं इस चाकू को पकड़ लूं, मैं चाहूं तो मैं इस चाकू को यहां दे दूं, तो मेरी मैं चाहूं तो मैं इस उंगली को 1 2 3 4 5 करके फिर 1 2 3 4 5 करके खोलूं। ये मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो इस मसल्स को हम लोग इनवॉलंटरीज मसल्स कहते हैं, यानी ये चीज़ों को पकड़ने के लिए काम करते हैं आपके इच्छा अनुसार कर। लेकिन कुछ मसल्स आपके बॉडी में ऐसे होते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं। जैसे गरम गरम खाना देख लिया जाए तो आपके मुंह में अपने आप पानी आता है। क्या आप इस प्रॉब्लम को रोक पाएंगे? नहीं। आपका लंग्स आपकी इच्छानुसार फूलता पचकता रहता है। आपका हार्ट फूलता पचकता रहता है। आपके बॉडी में डाइजेशन अपने आप बिना आपकी इच्छानुसार होता है। तो ये सब जो मसल्स बने होते हैं किसके बने होते हैं? इन्हीं स्मूथ मसल्स फाइबर से बने होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उसके बाद है इलोंगेटेड। आपके बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो काफी लंबे लंबे होते हैं। उन सेल्स को हम लोग कहते हैं नर्व सेल्स। आपके बॉडी में ये जो सेल्स होते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। उसके बाद है आरबीसी। हम सभी जानते हैं हमारे आरबीसी रेड ब्लड कार्टिकल्स ऐसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल कैसे, इसमें मैं बनाने की कोशिश किया हूं। अगर आपने कभी बालूशाही खाया होगा तो बालूशाही कैसा होता है? एक गोलाकार का बीच में दबा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है आपका आरबीसी। उसके बाद कुछ है ब्रांच्ड सेल्स होते हैं। ये जैसे मैंने ऑस्टियोसाइट्स। आप कहेंगे सर ऑस्टियोसाइट्स क्या होता है? ये वो सेल्स होती है जो आपकी बॉडी में हड्डी का निर्माण करती है, इस नाते इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ये हो गए आपके बॉडी में कुल डिफरेंट टाइप्स के मसल्स। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं सेल साइज की तरफ। तो सेल साइज में हमें यह जानना है कि दुनिया में कितना लंबा सेल या कितना छोटा सेल पाया जाता है। तो चलिए एक डाटाबेस के अनुसार कुल ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर एंड लेंथ। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ये बातें निकल करके आती हैं। जैसे द स्मॉलेस्ट नोन सेल, उसका नाम क्या था? पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गन। ये एक बहुत स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। और इसकी जो साइज निकली है वो 0.1 माइक्रोन के आसपास होती है। मतलब ये 10 लाखवां हिस्सा है, एक मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। उसके बाद है लॉन्गेस्ट सेल्स। तो लॉन्गेस्ट सेल है, जैसा भी मैंने बताया कौन सा था? नर्व सेल्स। इसकी लंबाई करीब कितनी हो सकती है? 90 सेंटीमीटर तक भी हुई है। और एक है लार्जेस्ट नोन सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल्स और लार्जेस्ट में अंतर है। लार्जेस्ट मतलब बड़े में, इस आकार में, तो वो है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो करीब 15 सेंटीमीटर यानी एक छोटे से बच्चे के पूरे सर के बराबर होता है। अब सोचिए उसके अंदर एक 12-13 सेंटीमीटर का एक सेल वो पूरा वही माना जाएगा सेल। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ द सेल। अब क्वेश्चन होता है एक सेल के कुल कितने भाग होते हैं। तो अगर हम एक सेल का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम देखते हैं सेल के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। इस पतली सी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड एक स्ट्रक्चर भरा होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसके अंदर एक बड़ा सा स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
न्यूक्लियस कहते हैं। अब अगर आप उसको कंपेयर करना हो कि तुलना करनी हो कि एक सेल कैसे दिखेगा, तो आप एक बलून ले लीजिए, बहुत आराम से मिल जाएगा आपको बलून के अंदर पानी भर दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, और उसके अंदर एक छोटी सी लाल कलर की बॉल भर दीजिए, और बॉल थोड़ी भारी हो या रबड़ की बॉल भरिए ताकि वो न डूबे और न तैरे, मतलब वो पानी के बीच में डूबते हुए तैरे, ऐसा बना दीजिए। और जब आप उसको बंद करके एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बलून कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आपको वो जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा और एक माइक्रोस्कोप में जो एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो एकदम बराबर है। उसका जो पतली सी चमड़ी होगी उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, क्योंकि अगर वो पतली सी चमड़ी ना होती तो सेल का सारा पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा, और उसके पानी को क्या नाम दिया गया, साइटोप्लाज्म नाम दिया गया, जिसके अंदर न्यूक्लियस हमारा तैर रहा था। और वो जो स्फेरिकल लाल रंग की जो बॉल थी उसका हमने क्या नाम रख दिया, न्यूक्लियस नाम रख दिया। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं कि जो हमने 3 पार्ट किए थे सेल के, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनके काम क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये क्या काम करते हैं, दे आर सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या, सेलेक्ट करता है कि किसको सेल के अंदर आना चाहिए और किसके सेल को अंदर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये उन चीज़ों को सेलेक्ट करता है कि सेल के अंदर के लिए जरूरी क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्कूल के गेट पे पाए जाने वाले गेटकीपर, और आपने देखा होगा जब आप स्कूल बैग ड्रेस पहन करके एंट्री करते हैं तो वही आपको अलाउड करता है। और अगर आपने देखा आपके साथ अगर किसी दूसरे स्कूल का बच्चा हो तो तुरंत गेट पे रोक देगा कि नहीं आप मेरे स्कूल के नहीं, वो तुरंत रोक देगा। मतलब वो उन चीज़ों को अंदर और बाहर आने को कंट्रोल करता है कि जो हमारे स्कूल के लिए जरूरी है, बस वो उन्हीं को अंदर आने देगा, बाकी सबको बाहर कर देगा। तो इसीलिए तो मैंने इसका अंदर मैंने सेल मेम्ब्रेन को मैंने कह दिया स्कूल का गेट कीपर, तो वही मैंने लिखा हुआ है, इट वर्क एज ए गेट कीपर। और गेट कीपर क्या काम करता है, कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। जाहिर सी बात है, ये उन चीजों को कंट्रोल करता है कि क्या चीज अंदर आ सकता है या क्या चीज बाहर निकालना है, वो यही काम करते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके बॉडी का क्या है, गेट कीपर है। उसके बाद आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज ए जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द मेम्ब्रेन। मतलब उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली आपने देखा, लिसलिसा जैसे भिंडी का वो रस आपने देखा होगा, वो जब आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है तो करता क्या है, क्या कर रहा है, इट ऑल लिविंग एक्टिविटी इज परफॉर्म इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब जितनी भी लिविंग एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी बच्चों ये कह सकते हैं अगर आपकी बॉडी में कुछ जीवित है या कुछ लिविंग है तो वो कौन है, साइटोप्लाज्म। साइंटिस्ट पूरी इस धरती पर रह करके आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल अब ऑर्गन बनाना शुरू कर दिए हैं। हम सब कुछ बना सकते हैं लेकिन हम जीवित में कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक हम साइटोप्लाज्म नहीं बना लेते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर यही जीवित होता है। एक इंसान जब मर जाता है तो उसके बॉडी में सारे ऑर्गन एज यूजुअल पड़े रहते हैं, लेकिन क्या फंक्शन नहीं करता, साइटोप्लाज्म नहीं फंक्शन करता। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या काम करता है, इट कंट्रोल्स द ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक्चुअल में न्यूक्लियस पूरे सेल का क्या है, ब्रेन है। क्या है, ब्रेन। जैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। उसी प्रकार से सेल को क्या करना है और क्या नहीं करना है कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो क्या कर रहा है, इट कंटेन्स ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड डिसाइडेड द फेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये अपने अंदर सभी प्रकार के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी ये कह सकते प्रोग्रामिंग को रखता है, और उसी प्रोग्रामिंग के आधार पे वो ये डिसाइड करता है कि आपके बाल काले होंगे, भूरे होंगे, आपकी आंख काली होगी, भूरी होगी, नीली होगी, आप गोरे होंगे, काले होंगे। ये कौन डिसाइड करता है, आपके जीन्स। और ये जीन्स आपको मिलते कहाँ से, ये मिलते हैं आपके माता से और आपके पिताजी से। उनको कहाँ से मिले, ये उनको माता पिता और उनके पिताजी से मिला। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके बॉडी में आपके दादा परदादा और उनके दादा के परदादा सब कहीं ना कहीं मिले जुले रूप में आपके अंदर क्या है, जीवित हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब न्यूक्लियस और उन डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स के और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर्ड एक पूरी तरह से गोल स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं। और ये आपके बॉडी में कंट्रोलिंग का काम करता है।
तो अगर आप देखेंगे पार्ट्स में तो इसके सबसे बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर इस मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उस लिक्विड के अंदर एक काफ़ी डेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसके अंदर एक काफ़ी खुले हुए उलझे हुए धागों जैसी बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन उलझे हुए धागों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। लेकिन बच्चों ये उलझे हुए धागे आपकी ज़िंदगी की कई सारी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं और उलझाते भी हैं। क्यों? दरअसल में ये क्या है, डीएनए के सूत्र हैं, डीएनए की कड़ियाँ हैं, और ये वही डीएनए की कड़ियाँ हैं जिनके कंट्रोल में आप दुनिया भर के सारा काम करते हैं। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, कलर, पैटर्न, आप कैसे बोलेंगे, आपके भविष्य को कौन सी बीमारी होने वाली है, वो सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। इसी नाते जीन को हम लोग, डीएनए को हम लोग आपकी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं। यानी अगर हमको ये पता है तो हम ये बता सकते हैं कि आपका पूरा खानदान बता सकते हैं, इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन छिपी होती है। तो चलिए अब हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स में जो पहला टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर काफी आपको सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, और आपकी बॉडी में ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। यानी जिस प्रकार से आपके घर में जनरेटर है, इन्वर्टर है, जो आपके घर को पावर सप्लाई देने का काम करता है, उसी प्रकार से एक सेल के अंदर पावर देने का काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल रखा गया। आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही करता है। उसके बाद है वैक्यूल। हालांकि जो वैक्यूल होता है वो एनिमल सेल में नहीं मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में खूब बड़े बड़े मिलते हैं। तो अगर हम केवल प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं ये प्लांट सेल के एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इस नाते यहाँ पर ये स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक्चुअल में ये एक बहुत सारी पैरेलल ट्यूब्स के इंटरकनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, और जब ये पैरेलल ट्यूब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड लिंक होते हैं तो ये किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसी नाते इसका काम है ट्रांसपोर्ट, पहला काम ये है। और दूसरा एक स्टोरेज क्या काम करता है, ये इसके अंदर प्रोटीन बनती है, और यानी ये इसके अंदर प्रोटीन को स्टोर करके रख सकता है। इस नाते प्रोटीन का स्टोरेज का काम करता है। चूंकि प्रोटीन बनती यही है, इस नाते इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद अगला है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। यानी आपके बॉडी में बाल से लेकर के नाखून तक जो कुछ भी आप देखते हो तब वो सब किसके बने, प्रोटीन के बने होते हैं। वो सब बनाता कौन है, राइबोसोम। उसके बाद बातें हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी आपके बॉडी में क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती है। यानी आपने बॉडी में जो कुछ भी आप एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो इनके द्वारा होता है, और प्लस ये साथ साथ में और क्या करती है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करती है। लाइसोसोम आपके बॉडी में फूड के डाइजेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में मिलता है, और ये जो प्लांट सेल में मिलता है तो इन्हीं की वजह से सारे पत्तियां कैसे ग्रीन दिखाई देती हैं, और वो ग्रीन कलर उन प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है सूरज की रोशनी और आपके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में इस क्लोरोप्लास्ट का बहुत ही मेजर रोल है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं साइज की बात करते हैं। तो प्लांट सेल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब लार्जर इन साइज, जबकि एनिमल सेल होते हैं वो प्लांट सेल की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज। और अगर हम सेल वॉल की बात करें तो आपने देखा होगा प्लांट के बॉडी में मोटा मोटा हार्ड सेलुलोज का बना लेयर पाया जाता है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। और एनिमल सेल का लेयर हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपनी बॉडी की स्किन पकड़िए, कहीं से पकड़े कहीं से मोड़ सकते हैं, कोई चिमोड़ सकता है, कोई ऐंठ सकता है। तो ये बहुत सेल वॉल इसमें बहुत मुलायम होते हैं, इसमें इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। उसके बाद है प्लास्टिड। अब आप कहेंगे प्लास्टिड क्या, वही क्लोरोप्लास्ट। अगर आपके बॉडी में प्लास्टिड में मिलता तो आपका बॉडी कलर होता है, माने लाल, पीला, हरा, नीला, लेकिन ये आपके अंदर नहीं मिलता है। जबकि आपके बॉडी में एब्सेंट, प्लांट के अंदर प्रेजेंट।
वैक्यूल, मैंने बताया था कि वैक्यूल जो होते हैं वो केवल प्लांट बॉडी में मिलते हैं, एनिमल सेल में बहुत कम या खत्म के बराबर होते हैं, मतलब स्मॉलर और एब्सेंट। उसके बाद है डिक्टियोसोम, मतलब इसके प्लांट के बॉडी में जो सिक्रीशन का काम करता है वो डिक्टियोसोम करता है, मतलब ये गोल्गी ऑपरेटस का एक दूसरा रूप है, जबकि एनिमल सेल में इसको सीधे सीधे क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी कहते हैं। लास्ट है सेंट्रोसोम, एनिमल बॉडी के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि प्लांट बॉडी के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, मतलब मिल लीजिए नील। तो ये हो गए प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस के बारे में। जबकि अगर हम एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट में डिफरेंस करें तो हम लोगों ने इसके पहले जितनी भी डिटेल स्टडी की थी वो सब कौन सा सेल था, एक यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम उसको यूकैरियोट कहते क्यों हैं, तो यूकैरियोट से पहले जानिए प्रोकैरियोट किसको कहते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोट की डिफिनेशन है द सेल विच हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब ऐसे सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर के पहले देखा था कि यहाँ पर हमने न्यूक्लियस बनाया हुआ था जिसके चारों तरफ एक मोटा सा एक लेयर बनाया हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा वो प्रोकैरियोट और जिसके अंदर पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक। तो वहां पर सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा कि द सेल विच हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। तो मैंने यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एक बैक्टीरिया है, यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और आपने देखा होगा कि इसका जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फैला होता है, और जब इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फैला होता है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। और ये पूरा ऑर्गेनिज्म एक मोटे से लेयर से कवर्ड होता है और इस मोटे से लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, और इसी सेल वॉल को कैप्सूल भी कहते हैं। उसके बाद सेल वॉल किसको कवर किया होता है, एक साइटोप्लाज्म को, यानी इसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म होता है, और ये ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिला मूव करती है, जिसकी वजह से ये पानी में आगे तरफ बढ़ती है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दें। धन्यवाद।